बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा है। आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। विडंबना मतलब असंगत बात होना, ऐसी बात जो सही ना हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो। तो लेखक का यहाँ कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के युग में भी जातिवाद का पोषण करने वाले, जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं। इसके पोषक बहुत से आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो पोषण करते हैं, ऐसे पोषक जो हैं वो बहुत सारे आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आज का आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानता है। श्रम विभाजन से तात्पर्य यहाँ जाति प्रथा से है। श्रम विभाजन का संबंध यहाँ जाति प्रथा से है। तो आधुनिक सब समाज जो है वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बड़ी बात तो यही आपत्तिजनक है कि यह प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। जाति प्रथा श्रम विभाजन तो करता ही, साथ साथ श्रमिक यानी मजदूरों का भी विभाजन का रूप लिए। माना श्रम विभाजन जो है वह सभ्य समाज की आवश्यकता है, किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की कोई भी व्यवस्था श्रमिकों का यानी मजदूरों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी श्रम विभाजन तो सही है, पर श्रमिकों का विभाजन सही नहीं है, क्योंकि यह विभाजन ही अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक खास विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक बंटवारा ही नहीं करती, वरन विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती। लेखक का यह कहना है कि यह जाति प्रथा भी चलिए सही है, क्योंकि प्रत्येक जाति के कोई न कोई कार्य होते हैं और उसमें वो कुशल होते हैं, लेकिन ये कार्य कुशलता के आधार पर इसका विभाजन नहीं होता है। यह अत्यंत अस्वाभाविक विभाजन है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग की अपेक्षा एक वर्ग को ऊंच और दूसरे वर्ग को नीचा करार देती है, जो कि संसार के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर बढ़ई का बेटा में बढ़ई के कार्य की ही कुशलता हो, और कोई जरूरी नहीं कि बढ़ई के बेटा को बढ़ई के कार्य में ही रुचि हो। यहाँ लेखक का यही कहना है कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि लोहार का बेटा लोहा पीटने का ही काम करने में रुचि दिखाए या बढ़ई का बेटा बढ़ईगिरी के काम में ही रुचि दिखाए। कुशल व्यक्ति अथवा सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह जरूरी है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस हद तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव खुद कर सके। लेखक का कहना है कि सक्षम श्रमिक समाज का जो निर्माण है, सक्षम मजदूर या श्रम करने वाली समाज का निर्माण अगर सही तरीके से करना है तो हमें व्यक्ति में ऐसी क्षमता का विकास करना होगा जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव खुद कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे आदमी के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना
दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक वर्ग के अनुसार पहले से अर्थात गर्भ धारण के वक्त से ही आदमी का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेखक का कहना है जिस आदमी को जिस पेशा में जिस कार्य में रुचि हो उसी के हिसाब से उसके श्रम का विभाजन हो, उसके कार्य का विभाजन हो। लेकिन हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है उसका सबसे दोषी सिद्धांत यह है कि आदमी को प्रशिक्षण के आधार पर नहीं, ना ही उसके निजी क्षमता के आधार पर उसको उसके लिए कार्य का निर्णय किया जाता है, बल्कि माता पिता के सामाजिक वर्ग के अनुसार, यानी कि माता पिता किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं, उसके अनुसार गर्भधारण से पहले या गर्भधारण के वक्त ही आदमी का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी माता पिता जिस जाति से आते हैं और जिस तरह का पेशा करते हैं वही पेशा उनके बच्चे के लिए भी तय कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती वरन आदमी को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध भी देती है। जाति प्रथा का जो दोष है, क्या है दोष, कि वह पेशा का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए उस आदमी को उसी पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त अथवा अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, भले ही वह जो पेशा है वह उसके लिए उपयुक्त ना हो और जो कुछ वो कमाता हो उसके लिए अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक समाज में यह स्थिति प्रायः आतंकी है, यानी आधुनिक समाज में यह जो स्थिति है प्रायः भय उत्पन्न करने वाली है, चूंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया वह तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। आज क्या आधुनिक समय है, उद्योग धंधा की प्रक्रिया में भी बदलाव आया है और तकनीकी में निरंतर विकास भी हुआ है। इसलिए अचानक ये समाज में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आजादी ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अतिरिक्त क्या चारा रह जाता है। लेकिन अगर समाज प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे अपना पेशा बदलने की आजादी ना देता हो तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए भूखों मरने के अतिरिक्त क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी मनुष्य को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले हुआ उनमें निपुण हो। यहाँ लेखक कहना है कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है वह किसी भी मनुष्य को ऐसा पेशा चुनने की आजादी नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उस पेशे में वह कितना भी निपुण क्यों ना हो। इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी, क्योंकि जो व्यक्ति है वो उसको अपना पैतृक पेशा छोड़कर, यानी अपने माता पिता के द्वारा दिया गया पेशा छोड़कर दूसरा पेशा करने की आज़ादी नहीं है, उसमें चाहे वो जितना भी दक्ष क्यों न हो, जितना भी निपुण क्यों नहीं। यही कारण है कि पेशा परिवर्तन करने की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की नजर से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ऐसे ऊंच नीच की भावना से तो जाति प्रथा दोष से युक्त है ही, लेकिन श्रम विभाजन के नजर से भी जाति प्रथा क्या है, गंभीर दोषों से युक्त है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति के अनुसार कर दिया गया है और व्यक्ति में कोई जरूरी ना हो कि जिस जाति से आता हो और जिस जाति का जो कार्य हो और जातिगत कार्य में ही वह दक्ष हो सकता है उससे इतर, उससे अलग वो दूसरे तरह के कार्य में दक्ष हो, लेकिन समाज उसे क्या कर रहा है, उस कार्य को करने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस तरह लेखक की नज़र में श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन की नज़र से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा
जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के अनुसार वह व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। जाति प्रथा का सबसे बड़ा क्या दोष है कि इसका जो श्रम विभाजन है, जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन किया गया है वह व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता, क्योंकि हमारे समाज में जाति प्रथा के अनुसार ही श्रम विभाजन किया जाता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर पूर्व लेख जो लेख है जो हमने ऊपर पढ़ा वही ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह मानना होगा कि आज के उद्योगों में गरीबी तथा उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी वह यह कि ज्यादातर लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। लेखक का कहना है कि समाज में जो आज के जो काम है, आज का जो समय है उसमें गरीबी तथा उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने निर्धारित कार्य को, निर्धारित पेशा को अरुचि के साथ, बगैर रुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करने के लिए मजबूर हैं। और ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, स्वाभाविक तौर से मनुष्य में एक दुर्भावना उत्पन्न होती है और उससे ग्रस्त होकर वह जो है अपनी क्षमता से कम काम करने के लिए यह जो दुर्भावना है उसे प्रेरित करती है। ऐसी नियति में, ऐसी हालत में जहाँ काम करने वालों को का ना दिल लगता हो ना दिमाग, फिर भला कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जब काम करने वाले को काम में ना तो दिल लग रहा है और ना दिमाग, तो फिर भला ऐसी स्थिति में कार्य कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। अतः यह निर्विवाद रूप से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से इस हिसाब से पैसे कमाने के पहलू से, अर्थात क्योंकि काम करने में मनुष्य को दिल नहीं लग रहा है और न ही उसका दिमाग उस पर काम कर रहा है, तो कार्य में वो कुशलता हासिल नहीं कर पाता है। और जब कार्य में कुशल वह नहीं हो पाता है तो जितना अर्थ का उपार्जन होना चाहिए, जैसे जितना पैसों की प्राप्ति होना चाहिए, वह उसे नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निर्विवाद रूप से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उनको अस्वाभाविक नियति में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि जो होती है और कार्य करने की जो आत्मशक्ति होती है उसको दबाकर वह अस्वाभाविक स्थिति में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। अस्वाभाविक स्थिति में क्या करता है, उसको जकड़ देता है और निष्क्रिय बना देता है। अर्थात कार्य, जितना कार्य करने की क्षमता उसके अंदर होती है वह उसे उतना वह कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जो कार्य उसे दिया गया है उसमें उसकी रुचि नहीं है। इसलिए हर दृष्टिकोण से लेखक की दृष्टि में जाति प्रथा और जाति प्रथा के द्वारा किया गया श्रम विभाजन बिल्कुल असंगत है। पाठ का अगला निबंध का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।